हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। आपका स्वागत है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास में बात की थी वेट बाय वेट परसेंटेज की, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है आज क्लास का वो है मोल फ्रैक्शन। तो आई थिंक 3 कंसंट्रेशन की हम बात पीछे कर चुके थे। आज जो हमारी है क्या है, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करनी है। टॉपिक हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब सुनना बात, मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, फल होता है इसका काई। क्या होता है, अब सुनना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन इज नथिंग बट रेशियो। क्या है? रेशियो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो होता है। जैसे अगर मैं ये 2/3 लिख दूं, मैं क्या बोलता हूँ? फ्रैक्शन भी बोलता हूँ। और आपको पता है इसमें 2 ऐसे भी लिख, मतलब फ्रैक्शन कुछ नहीं है, फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। अब मेरी बात समझना, जब मैं बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन, बस डिफरेंस क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाएगा रेशियो ऑफ मोल्स। हमारे पास सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में कौन कौन होगा? सॉल्यूट होंगे, इनसॉल्वेंट होंगे, या उन्हीं के रेशियो की बात करेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, होता क्या है, तो क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all components of solution, all components of the solution, ratio of number of moles of one component, number of moles of all components। अब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात कर रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। क्लियर बात? मेरे पास पहला फॉर्मूला। यहीं अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट का निकाल रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के रिस्पेक्ट में टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। सारे कंपोनेंट्स क्या होंगे? सॉलिड और सॉल्वेंट का सम। तो ये मेरे पास दो फॉर्मूले हो गए। अच्छा आप बताओ, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस नंबर ऑफ, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ तक की बात, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी। कैसी है? लेस क्वांटिटी, भाई इनकी कहे नहीं। अच्छा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल्स। नीचे नंबर ऑफ मोल्स का सम है, इनकी यूनिट क्या होगी? मोल। ऑब्वियसली मोल से हो जाएगा, तो यूनिट बचेगा नहीं। ऐसे भी आप सिंपल सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी का रेशियो आप निकाल रहे हो, तो रेशियो कैसा होगा? यूनिटलेस होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम देखें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्वांटिटी कैसे बन जाएगी? यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर बात? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो अब सुनना ध्यान दें, एक और चीज हम कर सकते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को डिवाइड कर दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से, क्या बचेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स।
इसकी डिवाइड में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर दोनों कैंसिल आउट हो गए फिर बचा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में। क्लियर बात। अच्छा बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल रहा हूँ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ। अगर मैं ए का निकाल रहा हूँ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ ए अपॉन में मोलर। ये मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। आप बी का मोल्स निकाल रहे हो तो बी का वेट डिवाइडेड बाई बी का मोलर मास, ए का निकाल रहे हो ए डिवाइडेड बाई ए के मोलर मास से। ठीक है, अगर मैं इसको पुट कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यू बी में, अच्छा चलो मैं एक बार सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। आपको पता है ये जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर मूव कर जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी टू में एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए टू में, ठीक है ना। अगर हो सकता है आपको वेट मोलर मास वगैरह दे रखा हो तो आप डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हो, और अगर आपने निकाल लिया इससे भी आपका काम हो जाएगा। जनरली इसका इस्तेमाल हम एमसीक्यू वगैरह के अंदर करेंगे, ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लियर बात। तो मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया, कुछ नहीं है, रेशियो है। अब मोल फ्रैक्शन के बाद जो हमारी अगली टर्म आती है उसका नाम है मोलैरिटी। क्या नाम है भाई, मोलैरिटी। अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम। ठीक, कैपिटल। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स, दैट इज कॉल्ड। अगर हम बात करें मोलैरिटी की तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में होगा, ध्यान रखना इसको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में होगा। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं एन बी से लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी एस इसमें है, लीटर में है। मेरे पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला है। ठीक, अच्छा बताओ यहीं से एक और काम कर लेते हैं, एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ऊपर क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें है, क्या आ जाएगा, मोल्स, और नीचे क्या है, पर लीटर। या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, मोलर भी बोलते हैं, और मोलर यानी कैपिटल एम। एसआई यूनिट क्या होती है, मोलर, दैट इज कैपिटल एम। अब सुनना, अभी जस्ट पीछे बता के आ रहा हूँ, एनबी को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या, एम बी, और नीचे ऑलरेडी क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जब मैंने डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी लिखा तो ये डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसलिए यहाँ कर दिया मैंने ऐसा, ठीक है ना। अब सुना ध्यान से, इन जनरल केमिस्ट्री में जो आप देखोगे तो हमें वॉल्यूम किस में होता है, एमएल में होता है। अगर मुझे वॉल्यूम एमएल में दे रखा है, वॉल्यूम किस में दे रखा है, एमएल में दे रखा है, तो उसको मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे डिवाइड करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। अगर एमएल में दे रखा होगा ये 1000 कहाँ चला जाएगा, मूव करेगा ऊपर चला जाएगा, मैं सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर क्या कर दूँ, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सही बात है, इसका मतलब अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर जो वॉल्यूम है वो किस में रखूंगा, एमएल में रखूंगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको, वॉल्यूम किस में रहेगा, वॉल्यूम में एमएल। अगर आपको लीटर में रखना है तो ऊपर से 1000 हटा देना,
लीटर में रख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस्तेमाल होंगे। बात, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। लेट्स से कहीं लिख रखा है 2 कैपिटल M, इसका मतलब क्या? 2 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। मतलब मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सर? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। और क्या इन्फॉर्मेशन मिली? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर? 1 लीटर है, मुझे ये। अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है तो आप वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम से क्या निकाल सकते हो भाई? रेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और आपको पता है ये क्या होता है? WB अपॉन में MB होता है। ऑब्वियसली सॉल्यूट का, अगर आपको पता है सॉल्यूट कौन सा है, इन जनरल आपको मोस्ट ऑफ द केस में पता ही होगा। तो अगर सॉल्यूट पता है उसका मोलर मास कैलकुलेट करके आप उसका क्या निकाल सकते हो? यहाँ से वेट भी निकाल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रीड करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है मैं इसका वेट भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकता हूँ। और अगर आपने यहाँ से डब्ल्यू भी निकाल दिया तो ये भी देखा आपने, डब्ल्यू भी निकालना हो मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा MB से। तो अगर मुझे डब्ल्यू भी मिल गया और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? WS निकाल लिया बाय यूजिंग डेंसिटी। अब मुझे क्या मिल जाएगा? W का जो कंसंट्रेशन टर्म्स मुझसे पूछना है पूछ ले भैया, मैं बता दूंगा सब। क्लियर हुई बात? ठीक, आगे चलते हैं। अगली टर्म हमारे पास है मोलैलिटी। अब ये जो मोलैलिटी है कि भाई मोलैलिटी की बहन या भाई जो मान लो रिस्पेक्टिवली आप, एक सिमिलर सी टर्म है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर R की जगह L आया है, ठीक है ना? क्या कर रहा था मैं? इसके अलावा जो है L ठीक है मोलैलिटी में, लेकिन इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं कुछ। पहली बात हम करते हैं सिंबल की। सिंबल भाई साहब ये छोटा m होता है। कौन सा m? छोटा वाला है। पर क्या होता है? छोटा वाला है। अब सुनना जानते हैं क्या होती है मोलैलिटी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। या 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने सॉल्यूट हैं, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, दैट इज मोलैलिटी। ध्यान रखना यहाँ क्या है? सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं। क्लियर बात? तो अगर मैं बात करूं स्मॉल m की, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट का वेट तो ये होता है, और सर ये तो केजी में चाहिए हमें। सही बात। एक तो फॉर्मूला हमारे पास बन के ये आ गया, इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल धड़ल्ले से कर सकते हैं। अब सुनना कि भैया मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या, नंबर ऑफ यानी NB को क्या लिख सकते हैं? तो आप बताओ। M इज इक्वल टू, अगर मैं इसको W भी लिख दूंगा और आपको ऑलरेडी पता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? MB हो जाएगा। और ये किस में है? केजी में है। हमारी इतनी औकात नहीं है केमिस्ट्री में कि हम केजी में बात करें, ज्यादातर हम बात ग्राम में ही करेंगे। ठीक है, आ सकती है केजी में बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर दिया? 1000 से भाई मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किस में ले लिया? ग्राम में। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम ये वाला भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। क्लियर बात है? चल SI यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ से। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो बताओ ऊपर क्या है? मोल्स। अब क्या बोला भैया? मोल्स। नीचे क्या है? केजी, मोल्स पर केजी हो गया। या फिर हम प्यार से इसको बुलाएंगे क्या? स्मॉल m। अब सुना जानते, जैसे सबको पढ़ रहे थे वैसे इसको भी पढ़ना सीखेंगे। भाई कहीं लिख रखा है 2 मोलर, क्या लिख रखा है? 2 मोलर का मतलब क्या हुआ? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कहां पर भाई? इन 1 kg सॉल्वेंट। अच्छा,
क्या मिला हमें, यहाँ 2 मोल मिल गया भाई। क्या मिला हमें, WA कितना मिल गया भाई, kg मिल गया। अब बताओ यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, WB निकाल सकते हो क्या, मिल जाएगा WB। अरे नालायक को WB क्या, क्या वेट ऑफ सोल्यूशन जाएगा, जरूरत भी क्या, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। मतलब क्या हुआ, ये सारी चीज क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखी होगी, जब सोल्यूशन वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे और क्या निकाल लेंगे। क्लियर बात, आई होप इतना आपको समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। ठीक, हमारे पास अगली टर्म जो आती है उसका नाम है पीपीएम। क्या नाम है, अब सुनना ध्यान से। हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को बड़ा कम क्वांटिटी में डाला, बड़ी कम क्वांटिटी में ऐड कर दिया। जैसे लेट्स से समझना, मान लिया मैंने 2 मिलीग्राम, कितना, 2 मिलीग्राम एक कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग एजेंट, सर कैंसर कॉजिंग एजेंट, आप CH3 क्लोरोफॉर्म जो मर्जी मानना है मान लो, कोई सॉल्यूट है, 2 मिलीग्राम कहाँ ऐड किया है, इन 10 kg ऑफ 10 kg सॉल्वेंट के अंदर। क्या आप 10 kg सॉल्यूशन मान लो, थोड़ा आसान रहेगा, बस समझाना ही तो है। 10 kg सॉल्यूशन, अब मेरी बात सुनना जानते हैं, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालने गया तो क्या आएगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। सर ये 2 मिलीग्राम है, 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में कितना है 10 kg, 10 इंटू 10 की पावर 3, कितना हो गया भैया, 10 की पावर, इधर देखना, 2 इंटू 10 की पावर -3 और ये भी गया 10 की पावर -4, तो हो गया हमारा पावर -7। अब अगर आप जीरो लगाने लगे, 0.1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आएगा का परसेंटेज। अब आप सोचो इतना परसेंटेज देख के तो आप इग्नोर मार दोगे। इन भाई साहब की कोई वैल्यू नहीं हो रही थी, जिन्होंने अपने लिए एक नई टर्म इजाद करवाई कि भैया हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, होनी चाहिए, और वो टर्म जो है उन्होंने क्या करवाया, पीपीएम। अब पीपीएम क्या होता है, पहले तो बात फुल फॉर्म जी कर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। भैया परसेंटेज में बात क्या करते हो, आउट ऑफ 100 कोई चीज कितनी है, और यहाँ हम बात करेंगे आउट ऑफ ए मिलियन कोई चीज। जैसे एग्जांपल के लिए समझना, अगर मैं पीपीएम का फॉर्मूला लिखूं क्या होगा, WB अपॉन में WA प्लस WB 10 की पावर 6। अब सोचो ध्यान से, यहीं पर अगर मैं उसको पीपीएम में निकालूं तो ये WB कितना दे रखा है, 10 की पावर -3 अपॉन में ये कितना दे रखा है, 10 की पावर -4 ही सीधा मान ले रहा हूँ, 10 इंटू 10 की पावर 3 -4 कर रहा हूँ 4, 10 की पावर 4 ही मान ले रहा हूँ, 10 की पावर कितना है 6 है। अगर मैं काटूंगा तो भैया ये 10 की पावर 2 बचा, और इससे काट दिया 10 की पावर -1 बचा, यानी अगर मैं आंसर निकाला 2 आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये वैल्यू देखो बहुत छोटी थी, इग्नोर मार रहे थे, इसको तो इग्नोर, कुछ वैल्यू तो है, समझ गया ना। तो जो बड़ी कम क्वांटिटी में, यानी जब कोई सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो जनरली हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पीपीएम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि भैया हम सॉल्यूट को कुछ वैल्यू दे पाएं। अदरवाइज हमारे बच्चे क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ के चक्कर में उसको इग्नोर मार के भाग जाएंगे, समझ गए। तो यूज्ड फॉर सॉल्यूट which is present in trace quantity। ठीक, कोई समस्या दुख नहीं ना, चले आगे चलते हैं। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म तो थोड़ी खत्म हो गई है, लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं। अब बताओ पीपीएम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट बाय वेट परसेंटेज 10 की पावर, अच्छा लगेगा देख के, 10 की पावर 2 कह रहा हूँ, 10 की पावर 4, देखना ध्यान से। मैंने पीछे ये वाला फॉर्मूला लिखा है, तो हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी
और यहाँ करते हैं हम। अभी बताओ मुझे, क्या मैं इस 10 की पावर 6 100 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ? अगर मैंने 100 लिखा तो क्या यहाँ से वेट बाई वेट परसेंटेज नहीं भूल है यार, बाई वेट परसेंटेज और 10 की पावर 4 करके क्या लिख दिया, पीपीएम। इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर आपको पीपीएम को, ठीक है। दूसरी बात एक और याद रखना, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा हो इनटू में डेंसिटी में 10, ये भी एक फॉर्मूला आप यूज करो, ठीक है ना। अगर आपको वेट बाई वेट परसेंटेज दे रखा है डायरेक्ट यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी रखो और सॉल्व करो। ये एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर मान लिया मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ये इसकी कंसंट्रेशन क्या थी m1, का वॉल्यूम क्या था भाई, मैंने क्या कर दिया भैया, इसको डाइल्यूट कर दिया हमने, क्या कर दिया, और डाइल्यूट करने के बाद इसमें पानी जब भर दिया हमने और इनकी कंसंट्रेशन बदल के m2 हो गई और वॉल्यूम बदल के क्या हो गया। तो अगर डाइल्यूशन कहीं हो रहा है तो फॉर्मूला हो जाएगा m1v1 इक्वल टू क्या, m2v2 फॉर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। हमने डाइल्यूशन किया, अब एक काम और तो कर सकते हैं, एक सॉल्यूशन था ये था m1v1, एक सॉल्यूशन था ये तो था m2v2, हमने क्या किया, दोनों भाई साहब को मिला दिया और मिलाने के बाद हमें क्या मिल गए, ये तीसरे भाई साहब की कंसंट्रेशन क्या थी m3। क्या रिलेशन होगा इन तीनों के बीच, वैसे अगर मैं बताऊं कैसे रिलेशन निकाल रहे हैं आप समझना। मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, मैंने सॉल्यूट के नंबर में कोई चेंज तो नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ मेरे पास 2 मोल सॉल्यूट थे, यहाँ 3 मोल सॉल्यूट, सबको दोनों को मिलाओगे तो सॉल्यूट का नंबर यहाँ कितना होना चाहिए, 5 मोल होना चाहिए। अच्छा बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलता है, आपने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है NB अपॉन में भी, भाई अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो इसको भी 1 मानना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ NB, अच्छा इसको भी 1 मान लेते हैं फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए, तो NB1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, M1V1 की मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ NB2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, M2V2 की मल्टीप्लाई। अच्छा आप बताओ मुझे, यहाँ दोनों मिलके कितने हैं, 5 हैं, मतलब NB1 NB2 दोनों को सम कर दूं क्या मिल जाएगा, NB3 मिल जाएगा, और यहाँ से NB3 क्या आएगा, M3V3। अब आप जल्दी से बताओ क्या NB3 NB1 प्लस NB2 के बराबर था, बिल्कुल सही बात है सर। अगर ये बराबर था आप खुद सोच, यही रख देते हैं, NB3 क्या है, M3V3 है, इक्वल टू ये क्या है, M1V1 है, और प्लस ये क्या है, M2V। ऐसे ही सेम जो पीछे डाइल्यूशन वाला किया है ना, वही सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत पड़ती नहीं है। भैया यहाँ सॉल्यूट के मोल्स और यहाँ सॉल्यूट के मोल सेम रहेंगे, आप तो पानी ही बस ऐड कर रहे हो ना। यहाँ अगर सॉल्यूट 2 मोल थे तो मैंने कुछ मिलावट वगैरह तो की नहीं है, सिर्फ पानी ऐड किया है, सॉल्यूट में कुछ चेंज नहीं किया। अगर यहाँ 2 मोल थे तो यहाँ 2 मोल रहेंगे, ये वाला इस वाले के बराबर होगा। तो आपको पता है अगर मान लिया यहाँ मोल्स का फॉर्मूला ये आया था, यहाँ मोल्स ये आए थे, दोनों मोल्स बराबर होंगे, डाइल्यूशन का क्या जाएगा, क्लियर, ठीक। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी सारी खत्म हो गई है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो काम है वो क्या है, सारे फॉर्मूले और सारी टर्म्स एक बार रिवाइज करके अगली क्लास में मिलते हैं और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम सबका इस्तेमाल, ठीक है ना। और बस आज के लिए थैंक यू। हाँ वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक, थैंक यू।